निकला होगा, कुछ तो निकल रहा है जो मुझे दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि बीच से गैस तो ऑलमोस्ट निकल चुकी है। अब गैस होती तो ही तो कलर दिखता। He observed no current is not a better term. He observed no color between the electrodes. Electrodes के बीच में कोई कलर नहीं दिखा, but the current was flowing. But the current was flowing. करंट फ्लो कर रहा था, पर उसको क्या नहीं दिख रहा था? कलर नहीं दिख रहा था। तो उसको लगा कि कहीं करंट ही नहीं आ रहा हो, बट वैक्यूम है तो करंट चला जाना चाहिए था। फिर क्या करा? तो टू ऑब्जर्व द करंट को ऑब्जर्व करने के लिए उसने क्या किया? ही मेड द एनोड परफोरेटेड। उसने क्या कर दिया? एनोड को परफोरेट कर दिया। परफोरेट का मतलब होता है उसमें होल्स कर दिए। ये एनोड है और ये है एनोड, और इसको बीच में उसने क्या कर दिया भाई? होल्स कर दिए। ठीक है, परफोरेटेड मतलब है होल्स ऑन सरफेस के ऊपर होल्स कर देना इज द परफोरेशन। ठीक है भाई, कर दिया। एंड अ जिंक सल्फाइड कोटिंग is applied behind it, and zinc sulfide coating is applied behind it on CDT के ऊपर उसने जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी भाई। ठीक है, मैं ब्लू कलर से इसको दिखा रहा हूं, यहां से ये है जिंक सल्फाइड कोटिंग। मैं बताता हूं ये क्या है, अभी आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। दिस इज जिंक सल्फाइड कोटिंग। ठीक है, कोटिंग। अब उसको तो जानना था कि भाई जब वैक्यूम हो गया, जब यहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती थी, जबकि कम गैस रह गई थी, उसके बावजूद भी, विच इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहां तो ऑलमोस्ट मैंने सारी गैस निकाल दी, फिर कंडक्टेंस क्यों नहीं हो रहा? क्यों करंट का फ्लो नहीं हो रहा? तो अब उसने क्या किया? इसको देखने के लिए उसने तो भाई दोनों ही तरफ किया था, बट मैं एक ही तरफ बता रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट स्टडी हम लोगों को करनी है। तो ये एनोड कैसा है? परफोरेटेड एनोड। दिस इज परफोरेटेड एनोड, यहां पे ले लिया। तो जिंक सल्फाइड क्या है? जिंक सल्फाइड इज अ फ्लोरिसेंट कंपाउंड। ये फ्लोरिसेंट कंपाउंड है। फ्लोरिसेंट कंपाउंड क्या होता है? विच प्रोड्यूस, फ्लोरिसेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? विच प्रोड्यूस some color on striking of particles। जब उनके ऊपर कोई पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो उस टाइम पे वो कलर प्रोड्यूस करेंगे। जैसे आप इसको सिंटिलेशन बोलते हैं, वैसे जैसे आपने दो पत्थरों को रगड़ा है तो वहां पे चमक पैदा हुई ना, लाइट पैदा हुई, तो वो क्या है? दैट इज द स्पार्क, दैट स्पार्किंग, दैट इज नोन एज सिंटिलेशन। और यहां पर उसको फ्लोरिसेंट है। दिस इज नॉट द प्रॉपर डेफिनेशन। प्रॉपर डेफिनेशन भी बताऊंगा फ्लोरिसेंट और फॉस्फोरिसेंट दोनों की, बट वो आपको तब पता चलेगी जब एटम की स्ट्रक्चर पूरी जान लोगे। ठीक है, अभी के लिए तो समझ लो एक ऐसा कंपाउंड जिस पे कोई चीज टकराए और वो क्या करे? एक पर्टिकुलर कलर दे दे। ठीक है, तो क्या हुआ? तो अब देखो, टू ऑब्जर्व द करंट ही मेड द एनोड परफोरेटेड। कि भाई करंट आ रहा है, हमें तो नहीं पता चल रहा है, यहां तो कोई कलर आया नहीं, तो करंट को कैसे पता चले? तो उसने क्या किया? एनोड को परफोरेट और पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगा दी। तो उसने क्या किया? he observed that there is, he observed greenish glow behind the perforated एनोड जो परफोरेटेड एनोड है उसके पीछे ग्रीनिश ग्लो हो गया। ये था भाई मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय दी विलियम क्रूक। ये विलियम क्रूक, ऐसा नहीं सिर्फ विलियम क्रूक ही, और भी लोग थे। जूलियस प्लक्कर जो था उसका मेन काम रहा था इसमें।
ठीक है, बट हम लोग ज़्यादातर विलियम क्रूक को ही स्टडी करते हैं, ठीक है, जो मेन लोग थे उन्हीं के बारे में। तो मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया है। अब क्या हुआ, इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने कंक्लूजन क्या दिए और इन प्रॉपर्टीज को स्टडी क्या किया गया। तो क्या हुआ यहां से बताते हैं। बेस्ड ऑन, अब मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूं, कंक्लूज कर रहा हूं भाई, ध्यान से समझना। और आप लोग कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन बेस्ड ऑन these observations he concluded that some rays are emitting माने प्रोड्यूस होना, उससे निकल रही है, बाहर आना, आर एमिटिंग फ्रॉम कैथोड से कोई चीज निकली है, यहां से निकली और इन होल से होके यहां पे पास आगे स्ट्राइक कर गई, एमिटिंग फ्रॉम कैथोड एंड अप्रोचिंग टू एनोड। such rays are known as जो कैथोड से निकली are known as कैथोड रेस। इनको क्या बोल दिया गया, कैथोड रेस। क्लियर है, समझ गए? याद रहे विलियम क्रूक का काम ये ऑब्जर्वेशन तक का ही था। अब कैथोड रेज नाम प्रॉपर्टीज से ही आया है, वो मैं अब बताने जा रहा हूं। यहां तक क्लियर है सबको? क्या किया गया, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब ली गई, दोनों तरफ इलेक्ट्रोड फिट कर दिए गए, फिर डीसी सोर्स से उसको कनेक्ट कर दिया गया, फिर वैक्यूम पंप से हम लोग इसका प्रेशर कम ज़्यादा कर सकते थे, ये हम लोगों का काम था। जब प्रेशर बहुत हाई था तो नो फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या थी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है गैसेस। फिर क्या किया, प्रेशर कम कर दिया गया, तो यहाँ पे बीच में उसको कोई कलर दिखा, तो उसको लगा भाई करंट तो फ्लो हो रहा है, और वो कलर डिपेंड करेगा कि गैसेस कौन सी हैं। फिर उसने बिल्कुल निकाल दिया तो उसको कोई कलर नहीं दिखा, लेकिन वो जानना चाह रहा था इसका मतलब करंट नहीं, भाई जब गैस नहीं रही तो करंट तो फ्लो होना चाहिए। तो वो करंट फ्लो को डिटेक्ट करने के लिए उसने एनोड को परफोरेट कर दिया। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब इस कैथोड से कुछ चीज निकलेगी, निकल के, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज था, तो पॉजिटिव नेगेटिव को खींच रहा था अपनी तरफ, तो ये इसको रोक नहीं पाया, इन होल से निकल के और वो पीछे स्ट्राइक कर गई, और वो क्या थी, कैथोड रेज, उनको नाम दिया गया। ठीक है, हमारा मेन टॉपिक अब शुरुआत कर रहा हूं, और वो है क्या, दैट इज व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, याद रहे कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने पढ़ी, बट मेनली किसका नाम दिया जाता है, ठीक है, दी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज आर स्टडीड बाय J.J. Thomson and others। J.J. Thomson and others, J.J. Thomson और दूसरों ने इस पे स्टडी किया है। ठीक है, J.J. थॉमसन और दूसरे हैं, बट मेनली हम J.J. थॉमसन का ही नाम लेते हैं। इवन विलियम क्रूक, मैंने तुम्हें इतना बताया है, विलियम क्रूक का जिक्र इतना करते नहीं हैं, बट क्योंकि अगर विलियम क्रूक अपनी डिस्चार्ज ट्यूब ना देता, ये एक्सपेरिमेंट ना करता, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ना करता, तो कैथोड रेज कभी भी एग्जिस्टेंस में शायद आती ही नहीं। सिर्फ प्रॉपर्टी स्टडी करना इज नॉट ए बिग डील। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज हैं, देयर आर following properties of cathode rays। There are the following properties of cathode rays। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बताऊंगा। सबसे पहला है when an opaque object, जिसके आर पार देखा ना जा सके उसको ओपेक बोलते हैं। when an opaque object is placed
placed in path of cathode rays, कैथोड रेज के रास्ते में जब आप कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हो कैथोड रेज, then they cast shadow, they cast sharp shadow या shadow, वो अपनी परछाई बना देता है। अब इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे प्रॉपर्टी बताते हैं। तो देखें भाई बच्चों, मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि हमें मेनली यहां से कैथोड रेज को स्टडी करना है। ठीक है, दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड। तो यहां पे बीच में मैंने क्या रख दिया, ये ऑब्जेक्ट को रख दिया। ओके, मैं क्या बना लूं, ओ बना लेते हैं, ओ, ये है ओ। ठीक है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है और यहां पे मैंने एक बोर्ड लगा दिया जिसके ऊपर इसकी शेडो देखना चाह रहा हूं। तो यहां से कैथोड रेज निकली। अब अगर तो कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चलती है, जैसे कि ये लाइट आ रही है, ये बल्ब है, बल्ब मेरे ऊपर लाइट आई, लाइट आके अगर तो ये स्ट्रेट लाइन में ना चलता है तो क्या होता, यहां से घूम के पीछे आ जाता, तो पीछे क्या शेडो बनती, क्या जो डार्कनेस आती है वो क्यों आती है, क्योंकि लाइट वहां पहुंची नहीं। क्यों नहीं पहुंची, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, सीधी लाइन में चली। अब वो सीधी लाइन में चल रही थी तो वो शेडो तो कास्ट करेगी। ये पानी आया, पानी आके घूम के और पीछे से चला गया, तो मुझे आगे पीछे से सारा गीला कर दिया। या ऐसा हुआ कि मेरे बाद से वो पानी जो सीधी लाइन में चलता तो मेरे बाद तो नहीं जाना चाहिए था क्योंकि वो तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, दैट इज व्हाई दे कास्ट शेडो। कोई भी चीज शेडो तब बनाती है अगर वो स्ट्रेट लाइन में चले तो इसका मतलब क्या, कास्ट शेडो। हेंस कैथोड रेज travels in straight line, वो स्ट्रेट लाइंस में चलती हैं कैथोड रेज, हम कंक्लूड कर सकते हैं। यहां पे उसने शेडो बना दी है। भाई आप लोग ऐसा एक डायग्राम जरूर बना लें, मेरे से अच्छा बना सकते होगे, होपफुली मेरे से अच्छी ड्राइंग होगी। ठीक है भाई, दिस इज द शेडो ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, दिस इज ओपेक ऑब्जेक्ट। ओके, ये पहली चीज क्लियर होगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। when a light wheel, एक हल्का सा कोई व्हील रख दिया है, व्हील with an axle, एक्सिस के साथ में है, बीच में से एक एक्सल पास कर दिया गया with an axle, then when a light wheel with an axle is placed in path of cathode rays के रास्ते में रख दिया जाए, then it start rotating, then it rotates, ये रोटेट करता है भाई। ठीक है, ये रोटेट करता है। तो एक और फोटो बनाते हैं आप लोगों के लिए, दोबारा से बना रहा हूं, आप लोग बस ये थोड़ा सा याद रखें, ये कैथोड है, ये एनोड है। ठीक है, अब यहां से कैथोड रे चली, हमने क्या कर दिया, ये व्हील रख दिया भाई, यहाँ पे ये व्हील है। जनरली लाइट है तो माइका से बनाते हैं इसको भाई। सो दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ द माइका, आई थिंक यू नो वेरी वेल। नहीं पता है केमिकल कंपोजिशन, आगे मैं पढ़ा भी दूंगा आप लोगों को। तो ये जैसे ही इस पे टकराया तो ये क्या हो गया, ये मूव करने लग गया, रोटेट करने लग गया। यहाँ एक्सल पास किया हुआ था, ऐसे समझो जैसे इसके आर पार एक्सल है और कोई चीज आई और ये रोटेट करने लग गया ऐसे अपने एक्सिस के अराउंड है। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है, अगर मैं इसको देख रहा हूं क्या ये रोटेट करेगा क्या, लेकिन अगर मैंने इस पे यूं थोड़ा सा मास या पार्टिकल चीज लगाई तो ही तो घूमा। ये ऐसे भी कोई चीज घूम जाती है, ये लाइट आई और इस लाइट की वजह से ये घूम जाएगा नहीं, क्योंकि ये वेव नेचर है। तो इसका मतलब कैथोड रेज जो हैं वो मेटीरियल पार्टिकल्स हैं। वो किससे बने हुए हैं, दे आर कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो इट confirms that cathode rays are consisting of, किससे बने हुए हैं, consisting of material particles,
मेटीरियल पार्टिकल्स से बने हुए हैं। दे आर कंसिस्टिंग ऑफ मेटीरियल पार्टिकल्स, पार्टिकल जिनके पास मास है, अदरवाइज रोटेट नहीं कर सकते थे। अगर ये सिर्फ वेव्स होती तो ये सीधा निकल जाता, ये नहीं घूमता। ये घुमा क्यों है? क्योंकि मेटीरियल पार्टिकल है कैथोड रेज। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इसीलिए कैथोड रेज जो है उनके आगे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्लियर? आगे पता चलेगा। थर्ड आता है भाई, when electric field is applied, when electric field is applied across the cathode rays, जब कैथोड रेज के अक्रॉस हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस ही अप्लाई करोगे ना। बार कर दिया अब हमने, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ये है भाई ऐसे, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझ लें। ये है हमारे पास कैथोड, ठीक है, और ये है एनोड। मैं यहाँ बीच में रख रहा हूँ, यहाँ पे ये परफोरेटेड एनोड है, ठीक है। दिस इज परफोरेटेड एनोड, परफोरेटेड एनोड, ठीक है। थोड़ा सा दूर रख लिया है इसके पीछे वाले पार्ट से, ठीक है। ये इधर जुड़ा होगा, ठीक है, आप लोग खुद से अंदाजा लगा लेंगे। तो कैथोड रेज यहाँ से निकली, इसमें से पास हुई। हमने अब क्या किया है? यहाँ पे पॉजिटिव फील्ड और यहाँ पे नेगेटिव फील्ड ऐसे अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड बार से अप्लाई किया है अक्रॉस दी कैथोड रेज, कैथोड रेज के अक्रॉस। ये वो वाला फील्ड नहीं है जिससे कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही है, बल्कि ये हम लोग इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए। तो ये क्या हुआ? अक्रॉस दी कैथोड रेज, देन दी कैथोड रेज गेट डेविएटेड, कैथोड रेज गेट डेविएटेड टुवर्ड्स, किस तरफ डेविएट हो गए? डेविएटेड टुवर्ड्स नेगेटिव, टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, वो पॉजिटिव एंड की तरफ मुड़ गए। ये जो थी रेस यहां से निकली और वो किधर मुड़ गई? पॉजिटिव एंड की तरफ मुड़ गई भाई, ऐसे मुड़ गई। तो पॉजिटिव किसको खींचेगा? नेगेटिव को। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स कैथोड रेज आर, इट मीन्स कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड मेटीरियल पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज्ड मेटीरियल पार्टिकल्स। भाई तभी तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा मेटीरियल पार्टिकल, ऊपर हम बता ही चुके हैं। तो ये नेगेटिवली चार्ज मेटीरियल पार्टिकल्स है, ठीक है। इसको फर्दर कंफर्म कैसे किया जाएगा? इवन व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, फील्ड समझ लें, फील्ड भी शायद ना पता हो तुम्हें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हाई टेंशन वायर्स आती हैं, ये हाई टेंशन वायर्स हैं, उसमें कई एमीटर का एरिया पे डेंजर जोन लिखा होता है कि भाई यहां मत जाना। वजह क्या है कि जब चार्ज चलता है तो चार्ज का इफेक्ट, जैसे कि आग जल रही है तो आग की जो हीट इफेक्ट है वो कहां तक फील होता है, दैट इज द फील्ड, ठीक है। तो इस चार्ज का कहां तक फीलिंग आएगी, कहां तक हमें चार्ज फील होगा, दैट इज द फील्ड। क्लियर? उसको फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा। इवन व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, तो क्या हुआ? अप्लाइड द कैथोड रेज get deviated to the end, वो टू दी एंड की बजाय पोल लिख देते हैं। आप सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, तो वो उस पोल की तरफ हो गए, डेविएटेड टू द पोल, कंफर्मिंग दैट they are negatively charged, वो नेगेटिवली चार्ज हैं, वो उस
ये कंफर्म कर दिया उस पोल की तरफ जाके, और वो पोल कौन सा है? नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये देखते हैं कैसे। यहां से हमने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा, ये सेम यही चीज है, ये जुड़ा हुआ है इससे। ओके, यहां से इसको मैग्नेट बनाते हैं भाई, ये यू शेप की मैग्नेट बना ली है। ठीक है, ये बन गई यू शेप की ट्यूब, यू शेप की मैग्नेट है, बार ऐसे लगा दिया। ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। तो ये जैसे ही वेव चली, ये किधर मुड़ गई है, दे गेट डेविएटेड टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, वो नॉर्थ पोल की तरफ चली गई। तो नॉर्थ पोल की तरफ अगर गई है तो इसका मतलब उन पे नेगेटिव चार्ज, अगर वो साउथ पोल की तरफ जाती तो उन पे पॉजिटिव चार्ज होता, तो वो इधर डेविएट होगी। तो ये क्या कंफर्म करती हैं कि कैथोड रेज क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड। तो समझ गए? तो क्या हुआ यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखें, जे जे थॉमसन कॉल्ड these negatively charged material particles of कैथोड रेज के अंदर जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनका मास है, कैथोड रेज एज नेगाट्रॉन, उसने इनका नाम दे दिया नेगाट्रॉन। उन्होंने क्या बोला, जे थॉमसन ने, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल्स थे, तो कैथोड रेज में से क्या चीज है, कैथोड रेज में कोई ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो पार्टिकल नेचर का है। ठीक है, उसके अंदर मास है, तो ये उसने बताया, तो नेगाट्रॉन बोला गया। आगे बताऊंगा और भी चीजें, लेटर लिख ही देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं। लेटर स्टोने replace the negatron by the term electron। किसने दी है भाई? असल में इलेक्ट्रॉन जो टर्म है वो स्टोने ने दी है, ना कि जे थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन ने तो ये बताया कैथोड रेज में कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज है। रेज आई, रेज के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे और उनको उसने नेगाट्रॉन नाम दिया, पर स्टोने ने, STONEY, स्टोने ने बताया कि इनका नाम इलेक्ट्रॉन है। तो नाम प्रपोज्ड, जो इलेक्ट्रॉन नाम है, दैट वाज गिवन बाय द स्टोने। ओके, तो दिस इज फोर्थ वन। फिफ्थ इज व्हेन कैथोड रेज, अब तो सिंपल सी बातें हैं। कैथोड रेज passes through the air, जब वो एयर से पास होंगे, they when passes through the air, then air get ionized, आयनाइजेशन करती है भाई, ये आयनाइज्ड मतलब आयंस बना लेती है। ठीक है, then it helps in ionization of air। सिक्स्थ आ जाओ, when छोड़ देते हैं, they means cathode rays affect the photographic film, वो फोटोग्राफिक फिल्म को अफेक्ट करते हैं। फोटोग्राफिक फिल्म ऐसे समझ आता हूं, फोटोग्राफिक फिल्म सबने देखी होगी, जिससे फोटो खींचते हैं तो उस पर नेगेटिव आता है। हो सकता है आजकल के बच्चों ने तो ना देखी हो, बट एक्सरे तो देखा ही होगा, वो भी फोटोग्राफिक फिल्म पे ही आता है। तो अगर हम लोग उस फिल्म को धूप में ले जाएं तो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, उस पर कुछ नहीं दिखता। ठीक है, तो अगर ऐसे ही हम उस पर कैथोड रेज डाल दें, सन रेज ना डाल के कैथोड रेज डाल दें, तो भी वो पूरी की पूरी ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, सेवंथ जो है, दैट इज व्हाट दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक फिल्म when cathode rays strike the hard metals like tungsten or molybdenum. MO is the symbol of molybdenum, W is the tungsten symbol of tungsten. Strikes heavy metals like tungsten or molybdenum, then
X-rays are produced. X-rays are produced. X-rays produce होते हैं. Then X-rays are produced. तो एक्सरे प्रोड्यूस होगा. मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं ये कैसे. जैसे कि ये आपके पास है ऐसे. ये विलियम रोंजन नाम का बंदा था जिसने एक्सरे की डिस्कवरी की थी. This is the notation for a battery. Okay, so this is your anode and this is cathode. तो यहाँ से रेज निकली हैं कैथोड रेज और बीच में रख दिया है क्या, ये रख दिया है लेट इट इज टंगस्टन. टंगस्टन रख दिया. तो जब कैथोड रेज इस पे स्ट्राइक करती हैं तो यहाँ से कोई ऐसी रेज निकली जिसको उस टाइम कोई जानता ही नहीं था. तो रोंजन ने इसका नाम क्या रख दिया, एक्स रेज. जैसे हम नहीं मान लेते लेट इट बी एक्स, तो ऐसे ही रोंजन बोला ये एक्स रे. ठीक है, तो ये एक्स रे बोल दिया गया. तो जब इससे स्ट्राइक करता है कैथोड रेज तो इट रिलीजेस एक्स रेज. एक्स रेज आर नथिंग बट दी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या बोला जाता है, वी कॉल देम एज दी एक्स रेज. ठीक है, और कुछ है. सो दिस इज ऑल अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ दी कैथोड रेज. मेन प्रॉपर्टीज मैंने सारी बताई दी हैं. होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. अब क्या किया गया, अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स क्या है. अब इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत चीजें जाननी हैं. सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज हम जानेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है. इलेक्ट्रॉन्स, मैं यहां पूरा लिखता हूं भाई. इलेक्ट्रॉन्स आर दी कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ, किसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कैथोड रेज. कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स से ही बनी होती हैं. सो कैथोड रेज आर नथिंग बट दी, कैथोड रेज आर नथिंग बट दी इलेक्ट्रॉन्स. नथिंग बट दी इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं. तो इसलिए बच्चों ध्यान देना, जो कैथोड रे निकली थी, रेज में सारे इलेक्ट्रॉन्स ही चल रहे थे. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स थे. तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की. तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम. ठीक है, दिस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन was measured by, was charge on electron, पूरा लिखना पड़ेगा. charge on electron was measured by Millikan using oil drop experiment. using oil drop experiment. ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बेस पे उसने चार्ज इलेक्ट्रॉन पे निकाला था. अब जो चीजें बताऊंगा सारी एक्स्ट्रा हैं, बट आपको जानना बहुत जरूरी है. बहुत ज्यादा फिजिक्स में तो नहीं जाऊंगा, इसमें फिजिक्स ज्यादा लगती है. तो यहाँ पर नोट में लिखवा रहा हूँ. नोट मीन्स ये एक्स्ट्रा काम है. तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. तो क्या है मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, किस काम आएगा भाई. पहले तो ये समझ लें बच्चों, ये किस काम आएगा. ये आएगा टू मेजर दी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन क्या है मैं बता चुका हूं, दे आर नथिंग बट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कैथोड रेज. ओके, शुरुआत करते हैं. अलग अलग कलर लेंगे तो ज्यादा सुंदर सा दिखेगा. तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, तो उसके लिए उसने एक कंटेनर लिया. ये कंटेनर है, ये ऐसा मैं सिलेंड्रिकल बना देता हूं. हो सकता है आप लोग इसको चाहें तो क्यूबिकल भी ले सकते हैं. ठीक है, सिलेंड्रिकल वुड बी क्वाइट इजी टू एक्सप्लेन. ठीक है, तो मिलिकन का ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ऐसे समझें. ये कंटेनर है जिसके अंदर ये जो सिलेंड्रिकल शेप का ले लिया हमने, जिसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया जाएगा. ये हो गया. तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है. दो पार्ट में किसको डिवाइड कर दिया गया है, इस पूरे कंटेनर को. ओके, तो दिस इज अ कंटेनर, ऐसे बनाते हैं और इसके बीच में लगा देते हैं ये होल, एक छोटा सा होल है. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी
लगा देते हैं। अब और कोई कलर है क्या? ओके, तो ये वाला कलर से दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये दो कंटेनर है, दिस इज अ होल, दिस इज नथिंग बट अ होल। ठीक है भाई, अब क्या किया गया है, यहां से हमने एक एटोमाइजर, एटोमाइजर को ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आप लोगों ने स्प्रे करते हैं, स्प्रे करते हो ना, परफ्यूम स्प्रे करके आते हो, तो वो क्या होता है, अगर आप देखेंगे उसमें प्रेशर तो ज्यादा लगता है, लेकिन जो चीजें आगे बाहर निकलती हैं ना, बाहर निकलती हैं, वो बहुत छोटे से होल से निकलती हैं। छींक मारो, छींक मारोगे तो देखेंगे, अगर आप थूकते हो या बाहर पानी कुल्ला करके फेंकते हो तो पूरा पानी जाता है, बट जब आप लोगों को छींक आती है तो ड्रॉपलेट्स आते हैं। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पे है। ये क्या है, ये एटोमाइजर है जो क्या काम करेगा, दिस इज एटोमाइजर, यहाँ पे ये भरा हुआ है ऑयल, ये ऑयल भरा हुआ है, और दिस इज एटोमाइजर, ये है एटोमाइजर। मेरे हिसाब से क्लियर हो रही होगी बात। एटोमाइजर का काम क्या है, आगे बिल्कुल छोटा सा होल है, जब आप इसको पंप करोगे तो यहां से निकलेंगे और वो क्या आ जाएंगे, बहुत ही छोटे छोटे से पार्टिकल्स निकलेंगे, ऑलमोस्ट एटम्स के साइज के। जैसे जब हम स्नीज करते हैं तो ड्रॉपलेट्स आते हैं, नॉट द ड्रॉप, ड्रॉप से भी छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, दोज आर द ड्रॉपलेट्स, वो निकलते हैं भाई। तो ये निकले, मान लो इसको इससे दिखा दें क्या, किस से दिखा दूं, ब्लू से दिखा देते हैं, चलो ये ड्रॉपलेट्स आ गए। ठीक है, अब ये ड्रॉपलेट्स हैं, ऐसे ही ये जाएंगे नीचे की तरफ। ठीक है भाई, ये हो गया, क्लियर है, यहां तक समझ गए। तो क्या काम होगा एटमाइजर का, एटमाइजर is used to spray oil in form of droplets of size of atoms, जो एटम्स के साइज के ड्रॉपलेट्स डालेगा। ठीक है जी, क्लियर। अब ये क्या होंगे, ये नीचे गिरने शुरू होंगे। अब इनको देखने के लिए यहां पर अब हम लोग लगा देते हैं, दिस इज ए टेलीस्कोप। ठीक है, दिस इज ए टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप का काम क्या होगा, टेलीस्कोप इज used to observe the rate of falling of oil droplets through the hole के थ्रू जो ड्रॉपलेट्स आएंगे वो हम पता चल जाएगा ना कि कितने सेकंड में कितने ड्रॉप्स गए, तो रेट नहीं पता चल जाएगी, रेट, और इसकी वजह से हमें मास निकालने में आसानी होगी। ठीक है, तो एक चीज हो गया, क्लियर। तो यहां से ड्रॉपलेट्स आएंगे, इसमें से गिरेंगे और ये आपका ड्रॉपलेट्स ऐसे नीचे आना शुरू हो जाएगा। जरूरी नहीं इतने ही होंगे, और भी हो सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं मेथड भी साथ ही शुरू कर देता हूं भाई स्टूडेंट्स, ताकि हम लोगों को टाइम बचे थोड़ा सा। क्या होगा, the oil droplets fell down under the influence of gravitational force की वजह से वो नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे, ये इधर से होते हुए नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आराम से आप लोग समझ सकते हो कि वो नीचे की तरफ यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमें क्या पता चल जाएगा, उसका रेट पता चल जाएगा कि किस स्पीड से वो नीचे जा रहा है। ठीक है, याद रहे, एक दो चीजें वैसे बता देता हूं कि जब गिरेगा नीचे तो एक बार तो क्या चलेगा, बहुत स्पीड से जाएगा, फिर जैसे ही आप लोग नीचे देखेंगे तो क्योंकि यहाँ पे एयर है तो एयर्स क्या करेगी, इसको वापस ऊपर की तरफ खींच देगी।
क्यों खींचेगी? विस्कस फोर्स लगेगा ना। जैसे कि कोई चीज, ये चौक ऊपर से नीचे गिरता है, लाइट चीजें गिरेंगी तो उस पर हवा का इफेक्ट आएगा, इन पे तो इतना नहीं है। बट अगर कोई हल्की चीज हो, जैसे कागज को फेंको तो कागज ऐसे हिल डुल के जाता है, क्योंकि हवा उस पर क्या लगा रही है? विस्कोसिटी लगा रही है, विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वो नीचे गिरेगा तो फिर धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगा। ठीक है, क्या किया? अब क्या करना है आप लोगों ने? यहां से दिस इज द एक्सरे सोर्स, ये एक्सरे का सोर्स है। ठीक है, तो क्या करेंगे? द एयर इनसाइड द सिलेंडर, द एयर इनसाइड द सिलेंडर इज आयनाइज्ड, सिलेंडर इज आयनाइज्ड, आयंस में तोड़ी जाएगी, आयनाइज्ड बाय यूजिंग एक्सरेज। एक्सरेज को यूज करते हुए आपको क्या करना है? यहां से एक्सरेज जाएंगी। ओके, सो वी कैन चेंज द कलर। तो एक्सरेज गई, ये एक्सरेज गई, यहां से एक्सरेज जाएंगी और जो एयर है उसको आयनाइज कर देंगी। कैसे आयनाइज कर देंगी? यूजिंग एक्सरेज। इट हेल्प्स इन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एयर। हवा से क्या निकलना शुरू हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जब एक्सरेज एयर के पार्टिकल से स्ट्राइक करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। अब क्या होगा? these electrons are captured by, कौन कैप्चर कर लेगा? कैप्चर्ड बाय ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स से कैप्चर हो जाएंगे। एंड हेंस दे अटेन, वो क्या अटेन कर लेंगे? दे अटेन द नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज अटेन कर लेंगे भाई। ठीक है, नाउ दे बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। क्लियर? तो मैं इसको कैसे ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ओके, डोंट मेक इट लाइक दिस। तो इसको मैं येलो कलर से दिखा देता हूं। येलो कलर से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, अब क्या करना है? अभी आपको इस जो ये वाली प्लेट है, और इस प्लेट को मैं इस कलर से दिखाऊं, इस प्लेट को और इस प्लेट को किससे जोड़ देंगे? बैटरी से जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ दिया बैटरी से। ये बैटरी के किस टर्मिनल से? ये पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। और ये किससे जोड़ दिया है? ये नेगेटिव टर्मिनल से। इसका मतलब ये तो नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट बन गई है, और ये कैसी चार्ज बन गई है? नाउ इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट। क्लियर है? अब क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है, ये नीचे गिर रहे हैं। ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे गिरेंगे। जब ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे गिरेंगे, किसकी वजह से गिरेंगे? अब मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ भाई बच्चों, ध्यान से देखना, क्योंकि अब मुझे कलर चौक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये ड्रॉपलेट है, ये नीचे की तरफ गिर रहा है। ये ड्रॉपलेट था, लेना ही पड़ेंगे। ये ड्रॉपलेट था हमारे पास ब्लू कलर का, ये ड्रॉपलेट था, थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, यहां पर जो प्लेट थी हमारे पास, वो प्लेट थी कैसी? वो प्लेट थी, सो नॉट दिस वन, वो थी पॉजिटिवली चार्ज, तो ऊपर है। और ये कैसी है? यहां पे हमारे पास है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज है। क्लियर? अब क्या होगा? तो when the source of electricity is on, source of electricity is switched on, उसको switch on कर दिया गया, तो क्या होगा? switched on, then the negatively charged droplet is attracted upwards by positively charged plate. पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इसको ऊपर की तरफ खींचेगी कि नहीं? चार्ज्ड प्लेट इसको ऊपर की तरफ खींचेगी, ये यूं खींचेगी।
while ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट इट डाउनवर्ड्स, वो इसको डाउनवर्ड करेगी भाई, डाउनवर्ड खींचेगी ये ऊपर की तरफ, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की तरफ। तो ये तो है ग्रेविटेशनल फोर्स Fg से, और ये ऊपर जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हो इसको, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एडजस्टेड, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एडजस्टेड, इस तरीके से एडजस्ट करो, इज एडजस्टेड सच दैट ड्रॉपलेट बिकम्स स्टेशनरी, ड्रॉपलेट बिकम्स स्टेशनरी, कि ना तो ये ऊपर जाए और ना ही ये नीचे आए, ये स्टेशनरी हो जाए, ये जहां पे है वहीं रहे, और हम टेलीस्कोप से इसको देख लें कि हाँ आप स्टेशनरी, ठीक है। तो ये तुम्हें पता है कि चार्ज किसके बराबर, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू क्यू से दिखाते हैं, दिस इज चार्ज इनटू, चार्ज को क्यू से दिखाते हैं भाई, क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हैं कैपिटल ई से, और ये किसके बराबर है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, होपफुली पता है। तो जब स्टेशनरी होगा तो Fe किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू Fg के बराबर होगा, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो Fe कितना है, Q इंटू ई इज इक्वल टू Fg कितना है, mg, तो Q किसके बराबर आ गया, mg बाय e। तो चार्ज, व्हाट इज Q, Q इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रोन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यही हमें मेजर करना था कि व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो उसने क्या किया, मिलीकन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे उसने बताया क्या, कि भाई जो मिनिमम चार्ज है, अब उसने कैसे किया मैं वो भी बता देता हूं भाई, ताकि आप लोगों को बिल्कुल ही क्लियरिटी हो जाए कि क्या किया था उसने। तो क्या किया था उसने, एक तरफ तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लिखे थे हर जगह पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक तरफ लिखता गया चार्ज। तो यहां पर जैसे कि E1 वैल्यू रखी, इसके ऊपर चार्ज लिखा Q, फिर E2 वैल्यू आई, फिर चार्ज आया Q2, फिर E3 आया, Q4 आया, E4 आया तो Q4 आ गया, तो ये 3 ये Q4, ओके। अब डिफरेंस निकालता गया वो चार्ज का, तो Q2 माइनस Q1 जो वैल्यू आई वो आई 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम्स, ठीक है। यहां पे आ गई कितनी, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम्स, फिर कितना आ गया 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। ये डिफरेंस की बात कर रहा हूं, इनका जो डिफरेंस आ रहा था चार्जेस का, जो यहां से चार्ज निकाले, मैंने बहुत सिंपल मेथड बताया हुआ है स्टूडेंट्स आपको, ये इतना सिंपल है नहीं, ये जरूरी नहीं कि स्टेशनरी होने पे ही निकालें, ऊपर की तरफ ड्रैग हो रहा है तो भी निकाल सकते हैं, उसका बुएंसी फोर्सेस, विस्कस ड्रैग, स्टोक्स लॉ, बहुत सारी चीजें अप्लाई होती हैं, बट मैं उतना कंफ्यूज नहीं करूंगा आप लोगों को। मैं तो बहुत सिंपल सी बात बता दी कि आप ये फार्मूला लगा के मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट निकाल लें, ऑयल ड्रॉपलेट का मास आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम ही चेंज कर रहे हैं, और क्या था, एक और चीज क्या थी इसके केस में, मास आ गया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ कांस्टेंट, तो इजीली निकाल सकते थे। तो यहां से क्या हुआ, तो बेस्ड ऑन मैनी ऑब्जर्वेशंस, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड ऑब्जर्वेशंस, he found that minimum charge on electron is, minimum charge on one electron is equal to minus 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb, माइनस 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 19 कूलम, नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, इतना चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे थे तो इसका होल नंबर मल्टीपल था, तो मिनिमम नंबर ये आया, जैसे यहाँ पे ये 2 है, तो याद रहे ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्लस माइनस NE
Ne ये चार्ज था, आप लोगों को पता ही है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो या चार्ज ऑन प्रोटॉन हो, तो प्लस माइनस Ne था, तो n इज अ होल नंबर, n इज एनी होल नंबर, ठीक है, 1 2 3 4, और E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो मिनिमम चार्ज कितना आ रहा है 1.6 10⁻⁹ कूलम। तो ये निकाला किसने, ये मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, जो मैंने आपको होपफुली क्लियर कर दिया। अब अगला जो आता है, पहली प्रॉपर्टी मैं क्या पढ़ा रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और कितना है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि नेगेटिव है, आप लोग नेगेटिव लगे या ना लिखे, बट द मैग्नीट्यूड इज दिस वन। तो इट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज, इट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज नोन सो फार। अब तक का सबसे मिनिमम चार्ज यही है, हेंस इट इज आल्सो known as यूनिट चार्ज। तो इसको यूनिट चार्ज भी बोला जाता है, ठीक है। तो यूनिट चार्ज, तो इसको -1 भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इतना है, -1 भी लिख देते हैं कुछ लोग कि भाई जैसे में इलेक्ट्रॉन है तो इस पे -1 चार्ज कह देता हूं, तो वो असल में -1 चार्ज नहीं है, वो कितना है, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। इवन अगर आप लोग, एक और यूनिट भी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये आगे मैं एक बार में चाहता नहीं हूं कि तुम्हें कंफ्यूज ज्यादा करूं, केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को भी यूज करेंगे अगली यूनिट जब आएगी, 4th यूनिट। तो दिस इज यूनिट चार्ज, ओके। अब आती है चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। क्या है, दिस इज चार्ज को E से दिखा देता हूं, मास M से दिखा दूं, दिस इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल टू 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम, ये निकाला गया जी, ठीक है। तो ये चार्ज बाय मास रेशियो, ये किसने निकाली थी, इट वाज कैलकुलेटेड बाय, बहुत साल लगे थे उसको ये एक्सपेरिमेंट करने में, यूं ना सोचो कि एक दिन में कर लिए सारी चीजें, बहुत साल लगे थे। इट वाज कैलकुलेटेड बाय जे थॉमसन बाय यूजिंग थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट इसको बोला जाता है। तो ये क्या है, ये अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो जे थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, ये अब हम जानते हैं। थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट टू मेजर चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन की चार्ज बाय मास रेशियो निकालने के लिए उसने क्या किया, ही यूज्ड द डिस्चार्ज ट्यूब, वही सेम कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब, फॉर मेजरमेंट ऑफ, किस चीज को मेजर करने के लिए, फॉर मेजरमेंट ऑफ चार्ज बाय मास रेशियो, E/m रेशियो को निकालने के लिए उसने डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है। अब उसने कैसे किया है, इसका बेस क्या है, बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, बेस ऑफ